नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। पंचायती में मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं, तारुफ के मोहताज नहीं, नाम अरविंद नेताम हैं। इन्हें लोग अलग अलग विरोधी जो हैं, इनको ये कहते हैं कि अस्थिर हैं, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि ट्राइबल सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स है। और ये बिल्कुल सही है कि अरविंद नेताम के अगर आप अतीत को देखेंगे तो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के साथ ये रहे हैं, लेकिन एक वक्त के बाद वो हट जाते हैं। लेकिन मूल दिशा हर बार वही होती है, ट्राइबल। इस बार चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि संघ के कार्यक्रम में नजर आए हैं अतिथि के रूप में। संघ की अपनी एक विजनरी है, उसकी अपनी एक विचारधारा है। जिस जगह आकर ये दो विचारधाराएं एक हैं, अरविंद नेताम को इस रूप में याद रखिए कि वो जल जंगल ज़मीन, औद्योगिकरण का अंधा जो प्रवाह है उसके विरोध में रहे हैं, जल जंगल ज़मीन के साथ रहे हैं, धर्मांतरण के खिलाफ रहे हैं, ट्राइबलों के साथ रहे हैं। इसमें से कितना विषय संघ को अच्छा लगता है और कहाँ पर संघ को असहमति होगी, और ये जो नया संबंध है वो कितना दीर्घकालीन है, ये शायद भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं वही अरविंद नेताम जी से समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो नया साथी है आपका, ये साथ कितना लंबा चलेगा, कितना वो खुद बताना चाहते हैं। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं रही हैं आपके साथ और हर बार आप अलग हो गए, फिर आपने एक नई दिशा चुन ली, एक फिर समय आया आपने अपना एक सामाजिक राजनीतिक मंच बना लिया। अब आप संघ के साथ दिखे हैं, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये साथ कितना लंबा चलने वाला है? देखिए, ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल कितना लंबा चलेगा, पर मेरा ऐसा मानना है इस देश में वैचारिक जो क्षमता है या फिर सामाजिक मूल्यों को गहराई से समझने का कोई संगठन दिखा नहीं मुझे, और जिससे थोड़ा बहुत बातचीत करें और बहुत अध्ययन के बाद मैं महसूस किया कि संघ, मेरा कोई संघ से पहले कोई इंटरेक्शन था नहीं, तो मैंने सोचा संघ से भी थोड़ा सा नज़दीकियाँ बढ़ा करके उसे अपनी बात को तो रखें। मैं ऐसा मान के चलता हूँ संघ को आदिवासी समाज के बारे में जो पक्ष रखने का जो सही व्यक्ति होना चाहिए, जो सामाजिक मूल्यों को समझता हो, उनके पास बहुत है, पर अपनी विचारधारा से ओत प्रोत है। वनवासी कल्याण आश्रम है, पर वो अपनी विचारधारा तोड़ करते हैं। उससे हमने कहा इससे क्या काम नहीं चलेगा, तो समाज के को गहराई से समझिए और उसी बात को रखने के लिए नागपुर में जब निमंत्रण मिला कि आप मुख्य अतिथि हैं, तो अच्छी बात है, हमारे लिए तो गौरव की बात है। कौन पूछता है यहाँ रिटायर आदमी को। तो कहीं ना कहीं हमारी जो योगदान है अपनी राजनीतिक जीवन के, ये सामाजिक जीवन में समाज के प्रति हम ज़्यादा समर्पण रहे हैं और आज भी हैं, राजनीति में उतना नहीं है। तो ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम राजनेता में ऐसा होगा कि राजनीति और सामाजिक दोनों को साथ लेके चलें और प्राथमिकता उसमें सामाजिक हो, बहुत कम लोगों में होता है। तो उसका शायद असर संघ को रहा है, इसीलिए बुलाए। और देखिए, हमारा जाने का एक्सेप्ट करने का मुख्य मकसद ये रहा है कि संघ को हम अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे और उनको रियलाइज कराएंगे कि कोशिश करेंगे वही कि आप अपने, अगर हमारी चर्चा से या विचार से थोड़ा बहुत आपके संशोधन हो सकता है विचारों में, तो जरूर करिए। तो ये उद्देश्य से हम गए और अच्छा रहा कार्यक्रम। संघ से ये मुलाकात की भूमिका कैसे तैयार हुई? क्योंकि आपके राजनीतिक या सामाजिक जीवन में कहीं पर भी संघ से इंटरेक्शन या कोई बैकडोर रिलेशन तो नहीं है, कैसे हुआ अचानक? देखिए, आप तो खैर अब इस प्रदेश के बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। बहुत साल से जब
अबूझमाड़ में धर्मांतरण शुरू हुआ जी। और धीरे धीरे इतना गंभीर होता गया, हम्म। उसको देख करके, अध्ययन करके मेरा माथा ठनका। धर्मांतरण तो मैं बहुत ज़्यादा गंभीर इसलिए नहीं लेता भाई, जो अपने स्वेच्छा से करे, समझ के करे, ठीक है, कर ले उसका भी कुछ। पर अबूझमाड़ के व्यक्ति यानी जो कुछ नहीं जानता और इतने धर्मांतरण हो गए, तो ये मेरे माथा ठनका और मैं सोचने लगा कि भाई इस विकट समस्या हमारे लिए सामाजिक कौन मदद कर सकता है। हम जानते हैं राजनीतिक दल चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये तो नहीं कर सकते। तो सोचते 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 संघ के बारे में याद आया और थोड़ा सा लोगों से संपर्क भी किए, दिल्ली में भी किए, यहाँ रायपुर में भी किए और समझने की कोशिश किए। तो ये पता चला कि भाई सामाजिक क्षेत्र में ये लोग फुल टाइम है, समर्पित होकर करते हैं। तो हमने फिर जैसे राजाराव पठार में हर साल नवंबर में मेला लगता है आदिवासियों, जी। उस अवसर पे हम लोगों ने समाज में सोचा कि इस बार संघ के लोगों को चीफ गेस्ट बनाया जाए। उसी बहाने मैं संघ प्रमुख को चिट्ठी भी लिखा था कि आप आइए, पर उसने कहा मेरा बहुत पहले से कमिटमेंट हो जाता है, मैं किसी न किसी को डिपोर्ट करूँगा। तो उसने दिल्ली से रामलाल जी को डिपोर्ट किए और उनके आने से उनने भी अपनी थोड़ी सी असमर्थता जाहिर की कि मैं ट्राइबल एरिया को नहीं जानता ज़्यादा। तो हमने भी कहा संघ को हम ज़्यादा नहीं जानते, चलिए आइए दोनों मिल के बैठ के देखेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आए, चीफ गेस्ट बने, कुछ समाज में भ्रांतियाँ भी रही और चर्चा में हमने बता दिया था कि भाई इस लाइन में आप अपने विचार रखिए, इस लाइन से बच के रहिए, और फिर उसी में गए। और जो भ्रांतियाँ थी समाज में वो दूर हो गया, क्योंकि वो जिस लाइन में बोले तो उनको कन्विंस हो गए भाई वो जब हम सोचते ऐसा नहीं है। ये शुरुआत है। 3-4 माह पहले भागवत जी आए थे रायपुर जी। 4-5 दिन का प्रवास था। मैंने समय मांगा, समय दिए, पहली बार संघ प्रमुख ने समय दिया और मैं उनसे मिलने का अवसर दिया। आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गई और अच्छी बहुत से मुद्दों पे मैं अपनी बात रखी। वो तो अपना कभी बात करते हैं, उसमें जल जंगल जमीन विस्थापन, धर्मांतरण, जलवायु परिवर्तन। तो इसको जब चर्चा किया तो लगा कि भाई कोई समाज का आदमी गंभीरता से बात कर रहा है, ऐसा मुझे लगा। जो चीफ गेस्ट बुलाने के पीछे भी ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी से जो मेरी भेंट हुई उसका भी एक कारण है, जो मैं समझता हूँ। तो ये धीरे धीरे पर इस उसमें पहुंच गया हूँ कि संघ ही सामाजिक काम में लगा रहता है, इसमें हमको कुछ मदद कर सकते हैं। और नागपुर में भी इसी में भी ज़्यादा चर्चा हुई और भी मुद्दों पर चर्चा हुई। तो ये तय हुआ कि भाई मिलजुल करके इसमें काम करें और धर्मांतरण जितना रुक सकता है रोकने का प्रयास करें। ये फेसबुक। क्या इस पूरे नए संबंधों के आलोक में, इस रोशनी में, जल जंगल जमीन औद्योगिकरण की जो आंधी चल रही है उसको लेकर, रोकने को लेकर जो आपकी कई बार आपकी प्रतिबद्धताएं रही है कि यार ये नहीं, ये इसको इस ढंग से नहीं होगा, उस रोशनी में ये मुद्दे कम पड़ गए हैं या ये अपने मुद्दे स्थिर हैं अपनी जगह पे? इस पर भी आपका कोई डिस्कशन हुआ है? नहीं, धर्मांतरण तो बाद में आया ना। मैं तो जब से राजनीति ज्वाइन किया हूँ 1971 जी।
तब से इस मुद्दे पे गंभीर रहा हूँ। जैसे बहुत से इस मामले में गंभीरता से डिस्कस होती है। धर्मांतर तो जो डेवलपमेंट है बात का है, तो जल जंगल जमीन मेरी प्राथमिकता पहले भी रही, आज भी रही, भविष्य में भी, जब तक जिंदा है रहेगी। क्योंकि समाज का अस्तित्व उसी में टिका हुआ है। जल जंगल जमीन ही रहेगा तो समाज का, और एक खतरे की घंटी तो बज गई। हम तो अब उदारीकरण जब आया 1991 में, तब से हम भाप गए थे कि खतरे की घंटी है। और उस समय दिल्ली में नौकर साहब ने कहा हम लोगों को, जितने शेड्यूल ट्राइब एमपी से, पेंडिंग है आपके पेशा कानून। अगर इस आंधी को, तूफान को कुछ थोड़ा बहुत रोक सकते हैं तो पेशा कानून पेंडिंग है, इसमें कुछ कर डालिए। हम लोगों ने काफी गंभीरता से इसमें लिया और किया भी, और कानून पास हुआ और एक मत से पास हुआ पार्लियामेंट में। तो सोचे कि चलो ये पास हो गया तो थोड़ा सा अंधाधुंध नहीं होगा। बेसिकली 30 साल के अनुभव ये कहता है, हमने स्पीच में भी कहा, जिसको थोड़ा बहुत बचाव के लिए हम कानून बनवाए, उसी के धज्जे इस देश में उड़ी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार। हमने बात नहीं कही आखिर हम जाए कहाँ इस देश में, किसके पास जाए, किसको कहें। अगर केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, राज्य सरकारें नहीं सुन रही, इतना बड़ा कानून सोच समझ के बनाए, तो हम अपने दिल की बात, मन की बात तो सभा में भी रखेंगे, इनके अलग से मीटिंग में भी रखी, सभा में रख, क्योंकि सभा में रखना इसलिए देश जाने कि हमारी सोच क्या है। तो ये बस्तर खास करके सबसे बड़ा टारगेट होने वाला है, हो गया, शुरू हो गया। अब देखिए, बेसिकली हमसे जितना हो सका अपने विचारों के माध्यम से, अपने बयानों को मांगकर कहते रहे। अब वो स्थिति निकल गई, अब हम तो लायक तो है नहीं। ठीक है, अपनी बात प्रेस में आप सभी के लोगों की कहते रहेंगे, पर फिजिकली जो मेहनत करते रहे वो तो होगा नहीं। आने वाली पीढ़ी अब करती है कि नहीं करती, हो जाए। आपको लगता है कि संघ के माध्यम से जो संवाद या मंच का साझीकरण हो रहा है, इससे जो मूल ट्राइबल्स के मुद्दे हैं उनमें ट्राइबल्स को मदद मिलेगी? इसी आशा से तो हमने संबंध बनाने का प्रयास, इसी आशा से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और इस देश में कोई संगठन ही नहीं है, कोई संस्था नहीं है जो इस दिशा में हमको मदद करे या दिशा निर्देश दे या समाज को एक ताकत दे, है ही नहीं। तो क्या करें? और ये हम जानते हैं कि जब तक संघ नीतिगत मामला, कोई भी देश के नीतिगत मामला में फैसला नहीं करेगी, बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम तो बीजेपी करती है ना। ये भी हमारे दिमाग में है, और इस बात को हम आपस की चर्चा में भी हमने किया है। हम महसूस करते हैं कि हमने संघ प्रमुख कहा, साहब आपका काम है दिशा निर्देश देने का, हम वही चाहते हैं। अब कितना असर होगा नहीं होगा वो बात की बात, पर आपके कहने से, आपके दिशा निर्देश से हम जानते हैं कि असर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। भारत सरकार, आप सत्ता के भी साझीदार रहे हैं। आप सत्ता का के बारे में कहा जाता है, सत्ता का एक चरित्र है, सत्ता का कोई चरित्र नहीं है। आपने बीजेपी की सरकारों को भी देखा, आपने कांग्रेस को भी देखा। लगता है कि ये सारे प्रयास कभी न कभी सार्थक हो जाएंगे, जंगल बचेगा, जल बचेगा, आदिवासी बचेंगे। यही तो बड़ा ये स्थिति जो है उस पर अभी कहना बड़ा, आपके सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। जो ढर रहा है इस देश में हो चाहे प्रदेश में हो, और
मुझे डर इस बात की है कि कहीं सब जल जंगल जमीन उजड़ जाएगा तो सिवाय रेगिस्तान होगा। मेरी दूसरी चिंता है कि अगर औद्योगिकरण में उजड़ गए, विस्थापन होगा, जाएगा कहाँ? अब इस देश में जमीन नहीं है, कहीं भी समाज जाएगा तो उसको कहीं नहीं 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 तो हम जगह नहीं देंगे, कोई भी गांव का। पहले तो सरकार देती रही, कितना जमीन था गांव वाले चुप हो जाते, अब तो गांव में भी विरोध होता है, तो ये बस्तर में विरोध हो रहा है कि नहीं हम आप बसने के हम हमारे लिए जो थोड़ा बहुत है हम कहाँ जाएंगे, यानी भविष्य की बात है। तो ये बदलाव तो आया है और इस बदलाव को देखते हुए चिंता और बढ़ गई, विस्थापन होगा तो जाएंगे कहाँ? अगर हमारे सभी के लोग इसमें अपना विचार नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सुने ना सुने, उसको ध्यान दे ना दे, कम से कम संघ के कार्यक्रम में पूरे देश में गए संदेश, हम इतने टेलीफोन आए मुद्दों इसी चीज मुद्दों को लेकर के। धर्मांतर में कोई ज्यादा कमेंट नहीं आया, इसी में ज्यादा आया, और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट तो बस्तर ही है उसके लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें आपके पुराने राजनैतिक सहयोगी या इस समय राजनीति में सक्रिय लोगों का वो प्रश्न बड़ा है, और मुझे कई माध्यमों से कहा गया कि जब भी मुलाकात हो पूछ लेना। दादा, क्या संघ में मिलने जुलने, मंच साझा करने का अर्थ क्या है? क्या आप संघ के स्वयंसेवक के रूप में देखे जाएं? क्या आप बीजेपी के समर्थक के रूप में देखे जाएं? क्या आप बीजेपी के साथ कोई राजनीतिक संभावना देख रहे हैं? जो बात आपने कहा है बिल्कुल उससे दूर है, हम उसको जो कहते ना कि हम उसको स्वीकार नहीं करते। अब मेरा लाइफ थोड़ा है, कोई मैं 50 साल को तो नहीं कि मैं देख रहा हूं मेरे भविष्य क्या होगा। ये तो संघ ने इनवाइट किया, मौका मिल गया। जो आप प्रश्न कर रहे हैं, संघ से मैंने कहा कि हम आपके साथ मिलकर साझा करेंगे कुछ समस्याओं पर, मिलकर समाज हमारी प्राथमिकता होगी और आपसे मिलकर साझा करेंगे। हमारा कोई और राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। जो ये लोग सोचते हैं कि भाई हाँ क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, मेरे को भी पूछे आपको क्या, तो आप हमको भी पूछे, सीधे सीधे पूछे हैं तो क्या ज्वाइन करें, क्या संघ ज्वाइन किए। इसी जगदलपुर में एक अखबार वाले ने पूछा जाने पर, क्या आप संघ ज्वाइन कर रहे हैं? मैंने उसको कहा यार अभी तक मैंने संघ में कैसे ज्वाइन करता है, एक कार्यक्रम का फोटोग्राफ नहीं कर। तो राजा राम थोड़े बैठे हैं, अगर इनको जानकारी होगा तो इससे पूछ लेगा। तो जानता नहीं कैसा क्या करता है, एक गमछा पहनाते और एक करते फूल पहनाते, हमको देखा नहीं। तो ये जो आशंका है, आशंका बहुत स्वाभाविक है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। और दिक्कत है मिश्रा जी, आजकल हर चीज को उसी एंगल से देखते, क्या उसमें जाएंगे, क्या उसमें नहीं होंगे, तो मिल के करेंगे, राजनीतिक कोई इच्छा नहीं। तो ये चलता रहता है। पर मैं अपने दिल की जो बात कहूँ, अगर राजनीति करता तो हम 25 साल ऐसी नहीं रहते, कहीं कहीं घुस गए होते भाई। 25 साल तो हम बिल्कुल निश्चित है ना, छुट्टी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके उस लंबे राजनीतिक जीवन में कांग्रेस के कालखंड को ले लेता हूं मैं। उस कांग्रेस कालखंड से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न ये है, आपको ज्यादा झटका भूपेश बघेल से लगा, दिग्विजय सिंह से लगा, या अभी आपने तुलना नहीं की? देखिए ये प्रश्न ना कहे तो ज्यादा अच्छा है, और मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहता। पर एक बात जरूर करना चाहूंगा, झटका से अर्थ विश्वासघात भी कह सकते हैं आप उसको। मैं बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी तक के
जो भी मान सम्मान खुशी होती थी काम करने के होने में, तो उसके बाद से कम हो गया और इतने प्रताड़ित हुए हैं डॉक्टर कौन से पोस्ट पे, दिलीप सिंघोरिया, अरविंद नेता, किस बात पर बताइए? ये कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हमारी दरवाजा बंद हो जाएगा। मूल में मैं पूरे समाज की कह रहा हूँ, जी। इंडिविजुअल की नहीं कह रहा। जब ये मानसिकता है और पता है भाई ट्राइबल कोई ऐसा एसर्ट नहीं करता। हमारे तो कोई गॉडफादर रहा नहीं कांग्रेस में, बाकी लोगों को जो आप नाम लिया सबके गॉडफादर थे। अब जिस समाज के लोगों का गॉडफादर नहीं है वो क्या मुकाबला इन लोगों से करेगा भाई? हम लोग अर्जुन सिंह से मुकाबला कर सकते थे क्या? हमने भी देखा है 1980 में जो चुनाव हुए शिवभानु सिंह सोलंकी और अर्जुन सिंह के बीच में, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कैसा धोखा होता है समाज के साथ और कैसा, यानी काउंटिंग को बंद करके दिल्ली ले गया। दिल्ली में हारने वाला व्यक्ति चीफ मिनिस्टर और जीतने वाला व्यक्ति डिप्टी चीफ मिनिस्टर। क्या हमको अच्छा लगा? उसके बाद तो शुरू हो गया इनको घेरो, बहुत प्रताड़ित हुए। भूपेश का जिक्र इसलिए किया मैंने क्योंकि हालिया दिनों जब कांग्रेस सत्ता में आने के ठीक पहले 2018 के पहले अनुनय विनय की भूमिका के साथ भूपेश आपके साथ दिखे। आपने अपनी ओर से जो आपकी सक्रियता दिखी वही बड़ी चकित कर रही थी, पर आप सक्रिय थे। फिर एक समय आया, एक क्षण आया जब आदिवासियों के हितों को लेकर प्रश्न हुआ भूपेश बघेल से हेलीपैड पे। अचानक भूपेश बघेल जी ने कहा कि ये जो अरविंद नेताम जी आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, अपनी संपत्ति ही क्यों नहीं बांट देते। इस बयान की अपेक्षा नहीं थी, ये अप्रत्याशित सा बयान था। और मुझे याद है कि मैंने आपसे इस बारे में प्रश्न किया था रायपुर में ही, एक ट्राइबल सम्मेलन था, उस पर आपने हंसते हुए कहा था कि मेरी संपत्ति कितनी है पहले वो बता दे। ये इस कदर कटुता क्यों आई थी, क्या हो गया था? आपने ऐसा कौन सा नब्ज छू दिया था कि इस तरीके के बयान आ गए थे? निश्चित जी, मैं केवल इनसे भूपेश बघेल में सभी लीडरों के साथ मेरे के रिलेशन अच्छा रहा और मैंने कभी सोचा नहीं बिगाड़ना, कभी अपनी आकांक्षाएं हमने उनके साथ रखा नहीं, ऐसा भी नहीं। पर किस बात पे उनको डर होता था या शंका होता था ये बड़ा समझना मुश्किल है। अब आपने भूपेश जी की यानी थे ना, अच्छे संबंध थे और आज तक समझ नहीं आया क्यों बिगड़े। और यहाँ आके जो स्टेटमेंट दिया, अरे क्या यानी उस स्तर के नेता को ऐसे स्टेटमेंट देना चाहिए? यानी व्यक्तिगत उसमें चले गए। अरे भाई ज्वाइंट फैमिली है, रिकॉर्ड है, सब कुछ है, देख लो। साला बंटवारा होगा तो 15-20 एकड़ ही मिलेगा। कोई आज भी ज्वाइंट फैमिली है। लेकिन कहते हैं उसके बाद आप नाराज हुए और आपने नाराजगी को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया। आपने एक राजनीतिक सामाजिक संगठन खड़ा कर दिया और उसके बाद कई विधानसभाओं में वो संगठन जो था सक्रिय था, उम्मीदवार आपने उतारे और कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचा उसके पीछे उन उम्मीदवारों का और आपके उस संगठन का योगदान था। देखिए, किसी चीज का विरोध करने का अलग अलग तरीका होता है, राजनीति में आप जारी जानते हैं। आपने जिस बात की जिक्र किया कि भाई इसका वो ऐसा क्यों नहीं किया, सभ्य राजनीति के लिए वो तरीका ठीक है। ये तो जो उथले और नीचे स्तर की राजनीति है, राजनीति को राजनीतिक ढंग से करो, उसमें क्या दिक्कत है? वो हमसे जो हुआ वो कि आपने जो संगठन बनाया है, जो क्रियाशील है अभी भी, उसके राजनीतिक भविष्य को क्या देखते हैं आप? देखिए, हम सामाजिक मीटिंग में कहते हैं भाई कि देखो, जब तक इस प्रदेश में संघर्ष नहीं, कोई भी समाज
संघर्ष नहीं करेगा पूछेगा भी नहीं, खासकर सरकार में। करते रहो, तभी पूछ परख होगी, ये तो कौन पूछेगा। आज अगर संघ ने मेरे पूछा है तो कोई ना कोई उसके पीछे बैकग्राउंड होगा ना। तो ये कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है। हम समाज को यही कह रहे हैं कि हमारे पास टेक ओवर करो। हमने करीब करीब सब जिम्मेदारी बांट दी है। यार अब उम्र हो गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब तो टेक ओवर करो, गाइड हम करते हैं। तो नई पीढ़ी को अभी से उनकी जिम्मेदारी समझाने की और कैसे पहल करने की, कैसे आगे बढ़ने की जब तक नहीं सिखाएंगे, हम ही साला जाते जाते ऊपर भी ले जाएं तो भी ठीक नहीं है। एक चीज़ बताइए, अक्सर कर ये चीज़ें आई हैं सामने कि सुप्रीम कोर्ट के भी किसी कोर्ट का दृष्टांत देते हैं कि ट्राइबल सनातनी नहीं है, ट्राइबल का अलग एक धर्म आचरण है, संघ इसको खारिज करता है, या एक और तबका है जो इसको खारिज करता है, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं। आपकी पूरी राजनीति आदिवासी केंद्रित रही है, क्या लगता है आपको आदिवासी क्या है? नागपुर में डिस्कशन में, चर्चा में अंदर कर रही, मैं खुद इस बात को कहा और ये क्लियर करना जरूरी था कि कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कहते हैं, ये सही है। और मैंने कहा कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं भी है। मैंने मोहन भागवत जी को कहा, आप तो इसी विदर्भ के हैं, मेरी कमेटी, गोंड कमेटी, पूरी सेंट्रल इंडिया में विदर्भ से लेकर के जो जितने बॉर्डरिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब मेरी कम्युनिटी के हैं। एक बात आप रियलाइज करेंगे कि जो मैदानी इलाके में मेरा समाज है इस देश में, जी, वो सनातनी है, भारी संख्या, क्योंकि दूसरे समाज से सदियों से उनके बीच में है। जो जंगल में है वो ओरिजिनल, वो अभी भी मेंटेन किए हुए हैं। और सही बात जो मैंने उनको कहा कि सही बात पूछिए तो ये वोट की राजनीति है। काशीराम साहब ने उछाला, अभी तो उछलते रहते हैं वोट की राजनीति, कई किस्से होते हैं। अब कहाँ गए बीएसपी, क्या स्थिति उसकी? तो मैंने उनको कहा कि इस मुद्दे को मैं गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए कि एक न एक दिन सब सनातनी हो। नई पीढ़ी जो देख रहे हैं कल्चर मोबाइल की, जो नौकरी में गया वो तो सनातनी हो गया। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जंगल, मैं तो कहा मेरी ससुराल का, मेरे ससुराल में आधा सनातनी है, वो आधा ट्राइबल है, कोई दिक्कत नहीं। वो कई अपना कर्म कांड करते रहते हैं, हम बुरा नहीं मानते, मैं ठीक है, तो आप लोग सब करते रहो। हमारा जब नहीं होगा, अपनी कर्म कांड होगा तो हस्तक्षेप नहीं करते। ये दोनों विचारधारा वर्षों से, सदियों से है, कोई आज की नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। मैंने उनको कहा कि इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। मैं तो परेशान नहीं, भले आप परेशान, ये कहा हुआ तुमने कि नहीं। दादा आखिरी सवाल है मेरा, मुझे ये बताइए कि धर्मांतरण का जो एक साझा विषय है, क्या करें ऐसा संघ भी, आप लोगों के बीच कुछ एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा, क्या ऐसा किया जाएगा कि धर्मांतरण पर रोक लग जाएगी? संघ क्या करे? आपने अपने कौन से अनुभव बताए? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं संघ के जो तौर तरीके हैं उससे कन्विंस नहीं हूँ। उनके अपना तरीका है, मैं उसको खराब भी नहीं मानता। भाई आपका विचारधारा अपने ढंग से करते हो, हम क्यों बुरा माने भाई।
पर उनको कहता हूँ कि इफेक्टिव जब होगा जब आदिवासी समाज को विश्वास में लेकर के आपके साथ काम करेंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नहीं तो ये ऐसा विषय है और ट्राइबल कम्युनिटी में ये घुसाना, रीति रिवाज, देवी देवता, पूजा पाठ, ये होते कई फैक्टर होते हैं, आप अपने ढंग से वो असर ही नहीं होता। तो क्रिश्चियन मिशनरी तो अपना आर्ट तो लेती है ना आदिवासी देवी देवता का, उसके बाद उनको अपना असली रूप में आ जाते हैं। तो मैं यही कहा कि आप ट्राइबल को विश्वास में लीजिए, आप ट्राइबल को सामने करके उनके जो और स्टडी कर लीजिए। आप स्टडी किए होंगे, आपके पास तो इतने अरे चिंतक विचारक हैं जो देश भर से आए हैं। तो साझा करिए बैठ के समाज के लोगों से। मैंने भी कहा कि आपके वनवासी कल्याण आश्रम है, क्या इफेक्टिव लोग है सब आदिवासी। अरे फिर तो वो तो आपके विचार से यहाँ भर गया है हिंदुत्व की। वो आदिवासी की असल तस्वीर तो पेश नहीं करता आपके सामने। तो उसी में मस्त है कि मैं उसको बुरा भी नहीं मानता। अबे जो आपके पास होगा उसी से उपयोग करोगे। तो हम आपके पास इसीलिए आए हैं, मिल करके। और ट्राइबल एंगल को एरिया एरिया पे डिफर करता है। मैदानी इलाके में बिल्कुल सनातनी है। मैं तो ये भी कहा जितने राजे रजवाड़े हैं हमारे ट्राइबल में, अब मेरे समाज सब सनातनी हैं। एक गुण नहीं पाएंगे आप आदिवासी। तो बेसिकली मैं अपनी बात पहली बार एक मौका मिला, अपने ढंग से कितना कन्विंस हो सकते हैं, अपने मुद्दों को उनके सामने रखने की कोशिश किया। मिलकर करेंगे, अब कार्य योजना जैसा भी बनेगा। यूँ मैंने कहा था सवाल आखिरी है, पर फिर भी एक आखिरी और। चलिए उसमें हमें आइडियोलॉजी एक शब्द है, नक्सलवाद की विचारधारा, और जिस तरीके से 90 से लेकर अब तक कई आंदोलन हुए हैं, सरकार प्रश्रित भी, स्वस्फूर्त भी। इस समय जो हो रहा है 24-25, और अब जबकि केंद्र सरकार घोषणा करती है कि एक ये डेडलाइन है मार्च 26-27 हम इसमें ख़त्म कर देंगे। मैं इसके ज़्यादा मीमांसा में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बस्तर की पृष्ठभूमि, बस्तर का इतिहास, सरकार की उद्योग प्रियता की नीतियाँ और इसके साथ साथ नक्सल उन्मूलन, विचारधारा समाप्त हो जाएगी? सिर्फ इतना प्रश्न, विचारधारा समाप्त हो जाएगी क्या? मैंने उस स्पीच में मैंने एक बात कही, शायद सुने होंगे, करीब करीब खत्म हो रहा है। उसके बाद क्या, यही प्रश्न के संकेत वो पूरे सभा में। उसके बाद क्या, अगर भारत सरकार सोती रही, फिर से पैदा हो सोती रही, तो मैंने अपना सुझाव भी दिया। तत्काल भारत सरकार को सुझाव दीजिए कि कार्य योजना बने। कार्य योजना बेहद विषय, कार्य योजना बने और ये फिर से पैदा ना हो। तो आपके कार्य योजना के ऊपर है, उसमें आप भारत सरकार को गाइड करिए या जो भी सलाह दीजिए। और ये सोएंगे तो मिसाइल फिर पैदा होगी। कार्य योजना से आपका आशय क्या उद्योगीकरण है? डेवलपमेंट में उद्योग भी आता है, ऐसा नहीं है। अब हमने तो स्पीच में कहा हम उद्योग का विरोध नहीं करते हैं, पर अधिग्रहण के खिलाफ है। उसके अल्टरनेटिव हमको सलाह दे रहे हैं कि लीज में ले लीजिए। जब खत्म हो जाएगा खदान, लेबलिंग करके फिर वापस दे दीजिए, जमीन तो रहेगा। और ट्राइबल की सबसे बड़ी जो विशेषता है कि मेरे पास पट्टा है, जमीन है। वो साला भले बेलाडीला के पहाड़ हो, भाई जमीन है, पट्टा है। और मैं एक बात और यूज किया, आदिवासी मजदूर से मालिक बनना पसंद करता है जमीन का, मालिक से मजदूर बनना पसंद करे। तो
तो जो विचार है जो आप कह रहे हैं ना कि ये सोते रहे, अरे सोते रहने से ही तो पैदा हुए। हम तो ये कह रहे हैं ना, अशिक्षा, गरीबी, शोषण, बेरोजगारी, इसी ने तो सब पैदा किए लोगों को। दूसरे इलाके में क्यों नहीं? तो अब ये लोग भी अध्ययन करते होंगे ना, ये तो साले ज्ञानी लोग हैं, हम भी ज्ञानी लोग कभी थोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। ये थे अरविंद नेताम। विषय मैंने भूमिका में बता दिया था, उत्तर सारे प्रश्नों के मिल गए हैं और अलग से अब किसी भूमिका के साथ अंत करने की आवश्यकता नहीं है। फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।